everyone, I hope you are doing well. So this is शिवानी गुप्ता and welcome to my channel Learn with Shini. आज हमारी क्लास में हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि चाहे ये 1 मार्कर हो, 3 मार्कर, 5 मार्कर, सारे एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको, तो वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी वे में मैं सारे चैप्टर्स को आपके एक्सप्लेन करती हूँ क्लास 9, 10th एंड 11। तो अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जो भी लोग वीडियो देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको इतनी ईजी वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ चीजें, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है कि कुछ शेयर कर दिया करिए दोस्तों के साथ। सब तो जहां तक आप शेयर कर पाइए वहां तक शेयर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो पहले बेसिक से चलूंगी, पढ़ना क्या है ये बताऊंगी। तो पढ़ना आपको इस चैप्टर में है रिसोर्स के बारे में। तो पहले रिसोर्सेज के बारे में पूरा हम लोग पढ़ लेंगे। देन लैंड रिसोर्स एग्जांपल है, बिकॉज लैंड इज आल्सो अ रिसोर्स। देन सॉइल की बात करेंगे, तो उसे हम इसको एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर शुरू होता है रिसोर्स की डेफिनेशन से, बिकॉज इससे पहले आप अगर कुछ समझना चाहते हो, आपको रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए। सो व्हाट इज अ रिसोर्स? अगर मैं इसे कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो रिसोर्स क्या है? रिसोर्स इज समथिंग विच वी कैन यूज फॉर आवर डेवलपमेंट। हमारे जो भी डेवलपमेंट के लिए जो चीजें हेल्पफुल होती है, हमारी नीड्स को फुलफिल करती है ना, वो सारी चीजें रिसोर्स है। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, इवन दिस मार्कर, दिस बोर्ड, एवरीथिंग जो हमारे यूज में आ रही है, सब कुछ रिसोर्स है। बट अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक डेफिनेशन लेके जाएं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। पढ़ाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, कंफ्यूज मत होइए। तो मतलब पहली चीज तो जो हमारी नीड्स को पूरा कर सकती है, एक टर्म तो ये हो गया। दूसरा, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। अब पता चले कोई चीज आपको मिल रही है एनवायरमेंट में, आपको पता है कि ये हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन आपके पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो वो चीज। दूसरी, इकोनॉमिकली फीजिबल। अब ऐसा नहीं हो कि एक आप कोई सामान बना रहे हो, लाखों रुपए का खर्चा आ जा रहा है, ऐसा नहीं। इकोनॉमिकली फीजिबल हो कि हम लोग अफोर्ड कर सके उसको। एंड द लास्ट थिंग इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि मतलब सब लोग उसको एक्सेप्ट कर सको, कल्चरली मतलब लोगों की पहुंच में हो। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो ये डिफाइन करती हैं कि कोई चीज रिसोर्स हम बोल सकते हैं, रिसोर्स नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द रिसोर्स। अब यहाँ पे एक टर्म मैंने देखिए दिया हुआ है, दैट ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक इंटर रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन के बीच में। कैसे? अगर आप कोई भी चीज आपको एनवायरमेंट से मिल रही है, तो उसको ऐसा तो नहीं आप डायरेक्ट उसको यूज कर लोगे, आपको उसको लेने के लिए, उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। आप उससे एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद वो जो आपको सामान मिलेगा, आप उसको इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, राइट, इंस्टीट्यूशन के थ्रू अपने डेवलपमेंट के पर्पज के लिए उसको यूज करोगे। ठीक है ना? सो ये होता है इंटर रिलेशन बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट थिंग हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई करेंगे, तो कैसे? बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हम लेंगे ओरिजिन के बेसिस पे, मतलब जो रिसोर्सेज है उनका ओरिजिन क्या है। तो 2 टाइप्स के हैं, एक है बायोटिक, एक है अबायोटिक। सिंपल सा यहाँ पे है, बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो लिविंग में कौन कौन सी आ जाएंगी? लिविंग में आ जाएंगी ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फोना, एनिमल्स, लाइफ स्टॉक, ये सब किस में आ जाएंगी? ये सब आ जाएंगी बायोटिक में। अबायोटिक में कौन सी आएंगी? जो नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग में क्या है? नॉन लिविंग में रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, लैंड है, ये सब सारी लिविंग नहीं है ना, सांस तो नहीं ले रही है, देन वो नॉन लिविंग में होंगी। तो अबायोटिक में नॉन लिविंग रिसोर्सेज। नाउ द नेक्स्ट, ओनरशिप के बेसिस पे, मतलब वो जो रिसोर्स है उसको कौन ओन कर रहा है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उसको क्लासिफाई करेंगे। इंडिविजुअल, नाम से क्लियर हो रहा है कि जो रिसोर्सेज को एक पर्टिकुलर पर्सन ओन करता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। वो किसी का घर हो सकता है, या किसी के घर में वेल कुआं होता है, वो हो सकता है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगा। सेकंड है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स मतलब जो ऐसा रिसोर्स जिसको बहुत सारी कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो हैं वो ओन करते हैं। जैसे एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, कोई एक सोसाइटी है, वहां पे एक पार्क है, कोई एक गांव है, वहां पे एक कुआं है,
ठीक है। तो वेल है तो उसको कम्युनिटी लेवल पे लोग यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, कम्युनिटी रिसोर्स हो जाएगी। एंड द थर्ड इज नेशनल रिसोर्स। नेशनल, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा नेशनल रिसोर्स को थोड़ा सा, कि नेशनल रिसोर्सेज में जो हमारी कंट्री के अंदर है वो तो आएगा, हर कंट्री की बात कर रही हूँ। नेशनल रिसोर्स मतलब किसी भी एक कंट्री से जो भी रिसोर्सेज बिलोंग करते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो तो नेशनल रिसोर्स में आ गया। तो ये तो हो गई लैंड बाउंड्री, ठीक है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में क्या होती है, वो ओशियन से सराउंडेड होती है। अब अगर ओशियन से सराउंडेड है, सपोज हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया का नीचे पेनिनसुला वाला पार्ट ऐसे है ना, अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे ओशियन है नीचे, ठीक है। अब ओशियन जो है तो इस लैंड से ओशियन तक कितना, 12 नॉटिकल माइल्स, जैसे ये एरिया में ले लेती हूँ, ये 12 नॉटिकल माइल्स, तो ये इस यहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स वो अगर हम किलोमीटर में चेंज करें तो 22.2 किलोमीटर्स हो जाएंगे। तो ये इतने एरिया में जो रिसोर्स मिलेगा ओशियन में, वो किसके अंदर आएगा, वो नेशनल रिसोर्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि लैंड के अंदर ही मिलता है, लैंड के अलावा 12 नॉटिकल माइल्स जो कि 22.2 किलोमीटर्स के बराबर होता है, वो भी हमारे नेशनल रिसोर्स में आता है, ठीक है ना। एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, तो वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। EEZ क्या होता है, किसी भी कंट्री से 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वो उस कंट्री को राइट दिया जाता है कि वो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, यूज कर सकता है। तो हर कंट्री का एक्सक्लूसिव राइट होता है, ठीक है। सो दिस इज नेशनल रिसोर्स जो मैंने बताया 12 नॉटिकल माइल्स वाला, ठीक है, वो तो EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो 200 नॉटिकल माइल्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो देखिए कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे ओन करते हैं, मतलब सबका कहीं ना कहीं राइट होता है, कोई खुद से जाके उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें ओशियन की, तो ओशियन आप देख रहे हो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो भी चीजें मिलेंगी ओशियन में, वो किसके अंदर आएंगी, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स मानी जाएंगी। एंड उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपको जाके बोलना पड़ेगा कि हम ये चीज एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, तो वो आपको परमिशन देंगे, ठीक है। तो वो होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो इंटरनेशनल लेवल पे ओन होता है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो देखिए कुछ रिसोर्सेज ऐसे, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि वो कितने टाइम में खत्म हो रहा है या फिर वो बाद में बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार खत्म हो गए तो कुछ टाइम में वो वापस से बन जाएंगे, रिन्यू हो जाएंगे। बट नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो अगर एक बार खत्म हो गए तो उनको बहुत टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में, या फिर वो बनते ही नहीं है, ठीक है। तो रिन्यूएबल का अच्छा सा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोलर, और उसके बाद सोलर एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो विंड एनर्जी, या फिर वाटर, ये सब क्या है आपके रिन्यूएबल में आ जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल में ऐसी चीजें जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल हैं, इनको बनने में बहुत टाइम लगेगा अगर एक बार ये खर्च हो गए, तो ये किस में आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो फर्स्ट यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा, आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है कि डिफरेंशिएट करिए, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोग। तो फर्स्ट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, ऐसे रिसोर्स जिनमें पोटेंशियल तो है कि उनको हम यूज कर सके, लेकिन इन रिसोर्स को हम अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। एक बेसिस क्यों रिसोर्स को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना इनको यूज करने का जो खर्चा है ना बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो आपको पता है हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी जनरेट करने की बहुत कैपेसिटी है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है कि हम विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। सो दिस इज पोटेंशियल रिसोर्स, हमारी विंड एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेवलप्ड रिसोर्सेज, तो डेवलप्ड ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो जिनकी क्वालिटी हमको पता है, क्वांटिटी पता है, हम उनको यूज भी कर रहे हैं, मतलब सब कुछ ना बहुत सेट है, तो डेवलप्ड रिसोर्स हो जाएंगे। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो कोल, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब क्या हो जाएंगे जिनकी हमको क्वालिटी, क्वांटिटी कहाँ पे है, सारी चीजें हमको पता है और उसको हम यूज कर रहे हैं, सो ये डेवलप्ड रिसोर्स हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका स्टॉक। तो स्टॉक में क्या हो जाएगा, ऐसे रिसोर्सेज जिनका मतलब जैसे कि हमको पता तो है कि ये यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास ना उसके लिए जो
टेक्नोलॉजी चाहिए वो नहीं पता है। तो एग्जाम्पल जैसे H2O वाटर होता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ से क्योंकि हमारे पास पानी तो बहुत सारा है, तो पानी से हम हाइड्रोजन, देखिए H2O है तो हाइड्रोजन का यूज हम बहुत सारी एनर्जी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हाइड्रोजन का यूज हम एनर्जी के पर्पज से कर सकते हैं H2O में, लेकिन हमको टेक्नोलॉजी नहीं पता है। सो स्टॉक में यहाँ पे आप बोल सकते हो कि H2O से हाइड्रोजन को एनर्जी के रूप में यूज करना वो स्टॉक। तो H2O अभी हमारे लिए क्या है, स्टॉक है। रिजर्व, तो ऐसे रिसोर्सेस जिनको हम क्या करते हैं, हमें बस टेक्नोलॉजी पता है, हमारे पास वो पता है कि वो ऐसे यूज होगा, लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको रिजर्व करके रख रहे हैं। भाई साइड में रिजर्व कर लो, हम बाद में इसको यूज करेंगे, क्या पता फ्यूचर में हमको नीड हो जाए। सो दिस इज अ रिजर्व, रिसोर्स क्या हो जाएगा, वो रिजर्व हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे आज के टाइम पे हमें टेक्नोलॉजी पता है कि हम डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बट उस लेवल पे आप लोग देखते होंगे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं किया जाता है, क्योंकि हम उसको कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए सेव करके रख रहे हैं। ठीक है, आज भी हमारे यहाँ कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराई जाती है। ओके, सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स। हमने कई बेसिस पे देख लिए यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि ये जो रिसोर्सेज हैं तो क्या होता है, इतनी ज्यादा हमको पता है कि बहुत प्लेंटीफुल अमाउंट में है, तो हम सोचते हैं भाई इसको हमारी ग्रीड की वजह से, ह्यूमन बीइंग की ग्रीड की वजह से ये जो रिसोर्सेज हैं बहुत डिप्लीट हो रहे हैं, इनको बहुत एक्सेसिव अमाउंट में यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये खत्म हो जा रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। प्रॉब्लम्स कैसी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ गुड सोल्यूशन। कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, पहले ये समझेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट, इट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। मतलब हम जो हमारे रिसोर्स हैं उनका यूज अपने डेवलपमेंट के लिए इस तरीके से करें कि हमारी जो इन्वायरमेंट है हम उसको डैमेज ना करें। पहली चीज, इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें, एंड दूसरा, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। दैट मीन्स कि अगर हम जो हमारी रिसोर्सेज हैं उसका अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो इस तरह से यूज ना करो कि कल के लिए कुछ बचे ही ना, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। नो, हमको ऐसे नहीं करना है, हमको अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखना है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे अगर रिकॉग्नाइज किया गया, वो किया गया था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में। 1992 में रियो डी जेनेरियो में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी, जिसमें 100 से भी ज्यादा कंट्री के हेड आए हुए थे, और यहाँ पे लोग बहुत सारी इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक लाइफ से रिलेटेड बातें करने आए हुए थे, इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कशन करने हुए लोग आए हुए थे। यहाँ पे लोगों ने एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था। एजेंडा 21 और एजेंडा 21 को जिन लोगों ने अडॉप्ट किया, सिग्नेचर किया, उसका जो बोल सकते हो गोल था, टारगेट था, वो यही था कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना है, अचीव करना है। ठीक है, सो एजेंडा 21 तो सारी कंट्रीज से बोला गया, हेड से बोला गया कि आप जाके अपनी कंट्रीज में ये एजेंडा 21 को इंप्लीमेंट करो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करो। ठीक है, इवन लोकल लेवल पे भी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं। सो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग बात आती है रिसोर्स प्लानिंग की। रिसोर्स प्लानिंग, तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि आप रिसोर्स प्लानिंग करोगे ना तभी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हो और भी सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हो। अब इंडिया की बात करें, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, हमारे यहाँ रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है? हमारे यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप देखोगे रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री में वो बहुत ही अनइवन है। कहीं पे बहुत ज्यादा अमाउंट में, जैसे मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स हमारे यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, यहाँ पे मिनरल्स बहुत है, अदर जगह पे नहीं है। पानी की बात करें, वाटर, तो वाटर अरुणाचल प्रदेश वगैरह वाले एरिया में बहुत है, लेकिन और अदर एरियाज में, राजस्थान में वाटर की स्कैर्सिटी है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से वी नीड प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द रिसोर्स, हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से होती है उसको हम समझेंगे। तो 3 पॉइंट्स है रिसोर्स प्लानिंग को समझने के लिए। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्स, मतलब जाके हम पता करेंगे, सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे कि वो रिसोर्स है कहाँ, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम उस रिसोर्स की क्वालिटी, क्वांटिटी सबको पता करेंगे। ठीक है, एंड देन इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। उसके बाद हमारे पास जो रिसोर्स है
उसके लिए हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर इवॉल्व करेंगे, ताकि हम जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, स्किल है, क्या उससे वो कंपैटिबल है कि नहीं है, क्या हम उस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं कि नहीं, हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, स्किल अवेलेबल है, तो वो सारा सब कुछ हम पूरा सेटअप कहीं ना कहीं प्लान करेंगे। एंड द लास्ट वन, हम उस रिसोर्स डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होगा उसको हम अपने नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से मैच कराएंगे। मतलब नेशनल लेवल पे जो हमारे यहाँ रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उससे उसको मैच कराएंगे, ऐसा नहीं कि अपना अलग से करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। और हमारी कंट्री में ये रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, सबको पता है, तो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है। इवन फर्स्ट 5 ईयर प्लान अगर हम देखें तो वहां से ही हमने रिसोर्स प्लानिंग पे अपना जो फोकस है वो रखा हुआ है हमारी कंट्री में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स। तो लैंड को रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लैंड का हम लोग यूज करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए करें, चाहे घर बनाने के लिए, चाहे बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम लैंड का यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो लैंड रिसोर्स है, लैंड है, उस कई रिलीफ फीचर्स में पाया जाता है। जैसे 43% लैंड जो है वो प्लेन है, 30% माउंटेन्स एंड 27% क्या है हमारे यहाँ पे प्लेट्यू है, ठीक है। सो ये लैंड रिसोर्स का एक तरह से रिलीफ फीचर हो गया। सो अब हम देखेंगे लैंड का यूज हम किस किस पर्पज से हमारी कंट्री में होता है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग तो फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट समझाने की जरूरत नहीं है कि लैंड जो जहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो होते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर आ गया। कुछ लैंड है जो क्या है, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ लैंड ऐसा है जो कल्टीवेशन के लिए ना अवेलेबल नहीं है। कैसे, या तो वो बैरन होगा, बंजर होता है जहाँ पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, या फिर वो वेस्ट लैंड होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ऐसा लैंड जिसको हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस। तो नॉन एग्रीकल्चर में बिल्डिंग आ गई, हॉस्पिटल्स आ गई, रोड्स आ गई, रेलवे आ गई, जहां पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस, ठीक है ना। थर्ड इज फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है, फैलो लैंड मीन्स होता है ऐसा लैंड जिसपे हम एग्रीकल्चर कुछ टाइम के लिए नहीं करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर कर रहे थे, कुछ टाइम के लिए हमने उसको छोड़ दिया। सो दिस इज फैलो लैंड। तो एक तो फैलो लैंड में इसको डिवाइड कर दिया गया, एक तो करेंट फैलो। करेंट फैलो मीन्स अगर हम लैंड को 1 या 1 से कम साल के लिए उसको हम अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं करेंट फैलो, ठीक है ना। एंड दूसरा है अदर देन करेंट फैलो, मतलब अगर हम लैंड को 1 से 5 साल के लिए उसको हम छोड़ देते हैं, देन दिस इज अदर देन करेंट फैलो। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब ऐसे लैंड जो और अदर जो जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। तो एक तो हो गया पैस्चर लैंड, जहाँ पे ग्रेजिंग होती है, आपने पैस्चर के लिए छोड़ दिया है उसको, सो एक हो गया पैस्चर लैंड। दूसरा ऐसे लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने इसके पहले फैलो लैंड में पढ़ा था 1 साल से कम, देन 1 से 5 साल। अभी 5 साल से जो ज्यादा होंगे उनका क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएंगे अदर कल्टीवेटेड लैंड में, 5 साल से ज्यादा उसमें कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे नेट सोन एरिया। सो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, नेट सोन एरिया क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है समझ। नेट सोन एरिया मतलब हमारी कंट्री में या फिर कहीं पे भी जितने एरिया में प्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉपिंग हो रही है, उसको बोलेंगे नेट सोन एरिया, राइट। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या हो जाएगा, मतलब सपोज आपके पास बहुत सारा एरिया है, एक फार्मर है, उसके पास एक एरिया है 5 हेक्टेयर का एरिया, ठीक है, उसने उसमें खेती कर रहा है वो तो हो गया उसका लैंड, आप 5 हेक्टेयर ऐड कर लोगे नेट सोन एरिया की तरह, ठीक है ना। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या हो जाएगा, आप सपोज वो फार्मर उस लैंड पे 1 साल में 2 बार खेती कर रहा है, मतलब एक बार उसने व्हीट उगाई, दूसरी बार वो उसमें राइस उगा रहा है, ठीक है। तो उसने 2 बार उसमें कल्टीवेशन किया, खेती करी। तो अब अगर हमको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया निकाला होगा तो हम उस किसान जो फार्मर है उसके लैंड को 2 टाइम्स ऐड करेंगे, तब वो हो जाएगा हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। ऐसे हम सारे फार्मर्स के लिए करेंगे। नेट सोन एरिया में एक ही बार जितना एरिया है वो नेट सोन एरिया, लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में कि वो लैंड कितनी बार क्रॉप को उगाने के लिए यूज हो रहा है उसको हम ऐड करेंगे, राइट। चलिए, सो ये तो हो गया हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है लैंड हमारे यहाँ जो भी अवेलेबल है। अब इंडिया की बात करें, इंडिया में जो लैंड है वो टोटल 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन ये जो लैंड है ना इसका डेटा हमको अवेलेबल नहीं है पूरा 100% डेटा, 93% डेटा हमको अवेलेबल है, बाकी जो है वो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बाकी चाइना ने जो ऑक्यूपाई करके रखा है, और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का असम को छोड़ के हमारे पास डेटा नहीं अवेलेबल है। तो 93% का हमारे पास डेटा अवेलेबल है, उसी का देख लेते हैं। तो उसमें नेट सोन एरिया कितना है, नेट सोन एरिया 45.5% है, मतलब जहाँ पे खेती हो रही है, राइट। अब ये भी ना वैरी करता है कि कहीं पे कोई
पहाड़ी स्टेट है वहाँ पे नेट सोन एरिया बहुत ज़्यादा है। जैसे पंजाब हरियाणा में ना 80% जो एरिया है वो नेट सोन एरिया है, मतलब वहाँ पे खेती हो रही है। और जो दूसरा अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ पे 10% एरिया जो है वो नेट सोन एरिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट कवर वैसे तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यानी कि एनसीपी ने डिसाइड किया है कि 33% है, मतलब रिक्वायरमेंट 33% किसी भी कंट्री में होनी चाहिए कि फॉरेस्ट हो, लेकिन हमारे यहाँ पे कितना है 24.49% ही हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है। बाकी इसके अलावा जो भी परसेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अदर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लैंड डिग्रेडेशन। व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? मतलब जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है वो उसकी कंडीशन ऐसी हो जाए कि उसमें आप खेती ना कर पाओ, उसको यूज ना कर पाओ, देन दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। तो उसके रीजंस बहुत होते हैं, कुछ नेचुरल रीजन होते हैं, कुछ ह्यूमन मेड रीजन होते हैं। नेचुरल रीजन में क्या हो जाता है, नेचुरल रीजन में मतलब से पानी अगर फ्लो हो रहा है तो पानी की वजह से अगर वो ऊपर की मिट्टी को बहा के लेके चला आता है तो वो खेती के लिए नहीं उसको यूज कर पाते हैं। और उसके अलावा नेचुरल रीजन और भी होते हैं कि बहुत तेज विंड आ रही है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ह्यूमन मेड रीजंस, तो उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है माइनिंग, क्योंकि ह्यूमन जो है वो माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने के बाद वो लैंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं। किस ओवर ग्रेजिंग, मतलब कहीं पे आप ग्रेजिंग, कहीं पे ग्रेजिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो वो जो लैंड है वो डिग्रेड होने लगता है, ठीक है। एंड थर्ड इज वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मीन्स जहाँ पे कई जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे इरिगेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इरिगेशन ज्यादा होने की वजह से जो वाटर है, जो लैंड है, वो धीरे धीरे उसकी सैलिनिटी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वाटर लॉगिंग की वजह से सैलिनिटी बढ़ने लगती है और लैंड धीरे धीरे अनफर्टाइल हो जाता है, ठीक है। सो माइनिंग वाली चीजें अगर हम ज्यादा देखें तो माइनिंग वाली चीजें हमको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में देखने को मिलती हैं। एंड ओवर ग्रेजिंग की बात करें तो ओवर ग्रेजिंग महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं। वाटर लॉगिंग हमारा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सारे। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के जो एफ्लुएंट्स होते हैं उसको ऐसे ही बिना उसको ट्रीट किए हुए लैंड पे ऐसे ही बहा दिया जाता है, जिससे लैंड क्या होती है, लैंड की फर्टिलिटी जाती है, लैंड डिग्रेड होने लगती है। तो रीजंस बहुत सारे हैं लैंड डिग्रेडेशन के। तो इसके कंजर्वेशन मेजर्स कुछ हैं। कंजर्वेशन मेजर्स क्या हो सकते हैं इसके लिए? तो कंजर्वेशन मेजर हम देखेंगे यहाँ पे, तो एक दिया हुआ है अफॉरेस्टेशन, मतलब हम पेड़ बहुत सारे लगा सकते हैं जिसके से लैंड की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। कॉन्टो बेल्ट्स है, इसकी रीजन टेरेस फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग मतलब कि जो ऐसे माउंटेन्स होती हैं, माउंटेन का स्लोप ऐसा होता है तो यहाँ पे पानी आप बहाओगे, पानी आएगा ऊपर से तो पूरा पानी बहा के लेके चला जाएगा जो भी यहाँ पे ऊपर की लेयर होगी, जिससे लैंड क्या होगी, डिग्रेड होगी, यहाँ पे सैलिनिटी बढ़ेगी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो लैंड है इसको पे ऐसे ऐसे हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। टेरेस फार्मिंग मतलब आप ऐसे ऐसे करके टेरेस फार्मिंग कर रहे हो तो वाटर अब ऐसे सीधा नहीं जाएगा, अब वाटर थोड़ा रुक रुक के जाएगा, जैसे वाटर जो लैंड है वो डिग्रेड नहीं होगा। एक है क्रॉप रोटेशन, मतलब आप जब एक क्रॉप उगा रहे हो तो उसके बाद बीच में आप कोई लिग्यूमिनस प्लांट उगा सकते हो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉप रोटेशन। उसके बाद हमें जो इरिगेशन है उसको प्रॉपर वे में करना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद कंट्रोल ग्रेजिंग, हमारा जो ग्रेजिंग है, जो ग्रेजिंग को कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी भेज दे रहे हैं, तो एक प्रॉपर मैनर में मैनेजमेंट करके हमको ग्रेजिंग करनी चाहिए। एंड द लास्ट की जो इंडस्ट्री से एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं उसको प्रॉपरली पहले डिस्पोज करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद ही उसको ऐसे लैंड पे ऐसे ही फेंक देना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिएगा, उसमें थोड़ा सा भी कुछ आपको नहीं करना है। आपको दोस्तों के साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी सारी क्लासेस चैप्टर्स पसंद आ रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे वीडियो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं भी अच्छा कर रही हूँ, आप लोगों को भी हेल्प मिल रही है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, अभी भी कुछ डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके कोई भी डाउट अपना आप क्लियर करा सकते हो। मैं वहां पे सारे जो भी आपके क्वेरीज हैं उसके आंसर करूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।